11th का सबसे पहला टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मेनली यहां पे नाम से ही समझ आ रहा है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं केमिस्ट्री के वो हम सीखने वाले हैं भाई। यहां पर मेनली हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे समझना। ये जो मोल है टर्म, ठीक है, जो वर्ड है मोल, वो एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हीप या पाइल। इसका मतलब होता है ढेर, किसी भी चीज़ का ढेर। जैसे एटम का ढेर लगा हुआ है भाई, मॉलिक्यूल का ढेर लगा हुआ है या आयंस का ढेर लगा हुआ है। मतलब मोल का मतलब आ रहा है ढेर। ठीक है, किसी ने बोला 1 मोल एटम, मतलब कुछ एटम का ढेर है, इससे कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर मोल की अगर एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो मोल इज बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताने के लिए जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो है मोल, कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसे बताने के लिए हमारे पास क्या है, मोल। ठीक है, हम ग्राम में नहीं बताते भाई, हम बताते हैं मोल में, हमारे पास इतना मोल है। राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने के लिए जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो क्या है, हमारे पास मोल। मोल की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो मोल इज बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। राइट, अब जो 1 मोल होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर आपके पास 1 मोल है तो उसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मैंने पार्टिकल्स बोला है भाई, अब ये पार्टिकल्स हमारे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला है कि 1 मोल कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब एक फिक्स नंबर में पार्टिकल होते हैं। अब वो पार्टिकल चाहे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एटम भी हो सकता है ना भाई, कि मेरे पास 1 मोल एटम है, या मेरे पास बोल सकता हूं मेरे पास 2 मोल मॉलिक्यूल है, या मेरे पास 3 मोल आयंस है। मतलब पार्टिकल तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। अब ये डेफिनेट नंबर कितना है, 12 है, 13 है, 14 है, क्या है भाई। इस डेफिनेट नंबर की अगर बात करें तो ये डेफिनेट नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बहुत बड़ा नंबर है यार। ठीक है, तो बार बार लिखना ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा आलस आ जाता है भाई। तो इस पूरे नंबर को हम एक नाम देते हैं, इसका नाम दिया भाई एवोगैड्रो नंबर। क्या नाम है भाई, एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम Na से डिनोट करते हैं। तो 1 मोल में कितने डेफिनेट नंबर पार्टिकल्स हो सकते हैं, Na, या फिर हम बोल सकते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, 1 मोल में तो इतने ही होंगे। 1 मोल में कितना होगा भाई, Na। ठीक है, अगर एवोगैड्रो नंबर है इसके बराबर ही हमारे पास पार्टिकल होने वाले हैं 1 मोल अगर हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो। राइट, अब अगर हमें ये डिफाइन करना पड़े कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कि Na को हम डिफाइन करें तो Na वही होगा जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। जब आप NCERT पढ़ोगे तो ये लाइन मिलेगी आपको, Na इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अगर आप कार्बन 12, यहां पर कार्बन 12 का मतलब ये है कि ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 हो, ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 हो। ठीक है, उसका अगर आप 12 ग्राम लेते हो तो उसमें Na नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, Na, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23। राइट, इतने नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। किस तरह से निकलता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है यार। ठीक है, मतलब अपन उसे विजुलाइज नहीं कर पाते, इमेजिन नहीं कर पाते। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, थोड़े से इस चैप्टर की थोड़ी आगे बात करते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट निकलेगा कि जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा तो एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, एटम के केस में एटॉमिक वेट हो जाएगा। यहां पर ये एटम है तो एटॉमिक वेट हो गया। ठीक है, तो वेट है हमारे पास 12 ग्राम। 12 ग्राम लिया है हमने, किसका, कार्बन 12 का। कार्बन 12 है मतलब इसका 12 एटॉमिक मास है। ठीक है, 12 एटॉमिक मास है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करा तो ये कितना निकला है, 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल, इतने।
समझ रहे हो? तो इसने एक्चुअल में वही लिखा है, इसने जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लिखा तो इसकी जगह 1 मोल लिख सकते हैं यार। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 लोगे तो इसमें Na एटम्स होंगे। बेसिकली इनडायरेक्टली उसने यही बोला है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लोगे तो उसमें 1 मोल होगा, और 1 मोल में कितने पार्टिकल? Na, राइट? तो उसने यही बोलना चाहा है, बस ये आगे की बात है। ठीक है, ये समझ आ रहा है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर होंगे भाई? Na के बराबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23, राइट? अब कोई बोलता है भाई कि मेरे पास 1 मोल एटम है, ये पड़ा हुआ है भाई, 1 मोल एटम पड़ा हुआ है। 1 मोल एटम, 1 मोल एटम मतलब उसके पास कितना एटम है? Na एटम है भाई, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है उसके पास। ठीक है, Na का मतलब क्या है? ये नंबर, 1 मोल में इतना। ठीक है, 1 मोल एटम कोई बोल रहा है तो उसके पास इतने एटम है, N एटम है। कोई ये बोले कि मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है तो कितने मॉलिक्यूल होंगे उसके पास? Na मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई बोलता है मेरे पास 1 मोल आयन है तो कितना होगा भाई? Na आयन होगा। कोई अगर बोलता है मेरे पास 10 मोल एटम्स हैं भाई तो उसके पास कितने एटम होंगे? 10 इंटू Na एटम्स होंगे भाई। ठीक है, क्योंकि 1 मोल में तो Na है, 10 में कितना होगा? 10 इंटू Na, राइट? बेसिक मेथड है भाई, राइट? अब यहां पर कुछ और बात करते हैं यार। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, आप क्या करो? 1 मोल मॉलिक्यूल लो। ठीक है, ये एटम की बात कर लेते हैं पहले। क्या करो? 1 मोल एटम लो। ठीक है, 1 मोल एटम लो, उसका आप वेट कैलकुलेट करो कि वेट कितना आएगा। ठीक है, अगर यहां पर अगर बात करें यार, ठीक है, ये थोड़ा सा देखो यार। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है यहां पर। अगर आप क्या करते हो कि 1 मोल कोई सब्सटेंस लेते हो, ठीक है, अगर उसका वेट कैलकुलेट करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? इनटू एटॉमिक वेट। ठीक है, वेट कैलकुलेट अगर आपको करना है तो वो किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। ठीक है, तो जब आप 1 मोल या 1 मोल एटम का जब आप वेट कैलकुलेट करोगे तो वो किसके बराबर आता है भाई? एटॉमिक वेट के बराबर आता है, एटॉमिक मास के बराबर आता है या एटॉमिक वेट के बराबर आता है, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? तो मतलब 1 मोल एटम लो, उसे आप तो लो, मेजर करो, कितना आएगा? एटॉमिक मास के बराबर आएगा। दूसरा सोचते हैं, अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल लेता हूं, एटम की जगह क्या ले लेता हूं? अब मैं मॉलिक्यूल लेता हूं तो एटॉमिक वेट की जगह क्या चेंज हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो वो किसके बराबर आएगा? उसका वेट किसके बराबर आएगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, राइट? कोई भी सब्सटेंस का जब आप 1 मोल लेते हो, एटम लोगे तो उसके एटॉमिक वेट के बराबर आएगा, एटॉमिक मास के बराबर आएगा। अगर आप मॉलिक्यूल लोगे 1 मोल तो उसका वेट कितना आएगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा यहां पर, राइट? अगर आपसे कोई कहे कि मुझे तो 1 मॉलिक्यूल का वेट कैलकुलेट करना है या 1 एटम का वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहां पर समझना, यहां पर हमने ये बोला है कि 1 मोल मॉलिक्यूल का जो वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है या मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, राइट? ये मॉलिक्यूलर वेट लिख लेता हूं, ज्यादा सिंपल है भाई। ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। 1 मोल का मतलब क्या? Na मॉलिक्यूल। Na मॉलिक्यूल का वेट कितना? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो 1 मॉलिक्यूल का क्या होगा? बेसिक मेथड लगाते हैं। Na मॉलिक्यूल का कितना है भाई? Na मॉलिक्यूल का है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, राइट? तो 1 मॉलिक्यूल का क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल का वेट होगा सर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na। समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na। Na क्या है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आप होगा किसी का भी निकालना है जैसे। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर हमने बोला है मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम मतलब कितना एटम भाई? Na एटम, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम है। ठीक है, इतने एटम है, 1 मोल एटम है, उसका वेट कैलकुलेट किया, उसका वेट मेजर किया, किसके बराबर आया? एटॉमिक वेट के बराबर या एटॉमिक मास के बराबर? मैं एटॉमिक वेट लेता हूं यार, ज्यादा सिंपल पड़ता है। ठीक है, अगर मैं 1 मोल एटम है मेरे पास, उसे मैं मेजर करता हूं, मेजर करा तो निकला कि एटॉमिक वेट के बराबर उसका मास आया। ठीक है, वेट आया है भाई। ठीक है, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना पड़े कि मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम का मास क्या होगा? 1 एटम का मास क्या होगा? तो वो किसके बराबर आएगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na। ऐसे ही
कि Na एटम का मास कितना है एटॉमिक वेट के बराबर, तो 1 एटम का मास कितना है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू कितनी होगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहां पर समझना भाई, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप मास ऑफ 1 मोल कार्बन लेते हो तो कितना होता है भाई उसका 12, ठीक है। 1 मोल कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो किसके बराबर होगा, 1 मोल कार्बन का जो मास होगा वो उसके एटॉमिक वेट 12 के बराबर होगा। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एटम लेते हैं उसका हम मास कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, उसका मास आएगा भाई 12 डिवाइडेड बाय Na, 12 डिवाइडेड बाय Na ग्राम्स, इतना आएगा भाई, ठीक है। मतलब 1 मोल एटम लिया उसका जब आपने मास कैलकुलेट किया, 1 मोल कार्बन एटम का जब आपने मास कैलकुलेट किया तो वो कितने के बराबर आ रहा है एटॉमिक वेट, दैट इज 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय Na ग्राम्स, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट होता था वो 1 मोल का होता था, 1 मोल का एटम का मास एटॉमिक वेट, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर वेट, राइट। सिंपल है भाई, जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो भाई ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक अपन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं भाई, ठीक है। कुछ चीजें और निकल कर आती हैं। यहां पर अगर देखें तो यहां पर अपन ने 1/Na को 1/Na की जब हम वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिवाइडेड बाय Na या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय Na यहां पर आ रहा है, 1/Na की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके बराबर आती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24, 1.66 इंटू 10 की पावर -24, राइट। जब हम 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट की जब हम बात करते हैं तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम या 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। यहां पर मैंने क्या किया भाई 1000 से डिवाइड कर दिया, ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो, राइट। अब यहां पर जब हम बात करें तो 1/Na यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर अपन कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं यार कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/Na, और 1/Na क्या है भाई AMU, 1 AMU, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो AMU में आ जाएगा भाई, ठीक है। ये जो 1 मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा AMU में आ जाएगा। 1/Na जो होता है 1 एवोग्राम के बराबर होता है, या फिर 1 डाल्टन बोल सकते हैं, या 1 यूनिफाइड मास के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है 1/Na, 1/Na को क्या लिख सकते हैं अपन यहां से AMU, यहां पे क्या आ जाएगा 12 AMU उसका मास होगा भाई, राइट। तो हमें सिर्फ इतना सा करना है, 1/Na की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम या 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। 1/Na को हम AMU से रिप्लेस कर सकते, इतना सा कॉन्सेप्ट, राइट। बढ़ते हैं भाई आगे और कुछ और नए कॉन्सेप्ट देखते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब Na ऑक्सीजन का एटम है, यहां पर Na का मास क्या होगा एटम का एटॉमिक मास के बराबर, और एटॉमिक मास कितना होता है भाई इसका 16 ग्राम्स,
राइट। अगर हम यहाँ पर ये लिखें क्या कि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना पड़े कि मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम का मास कैलकुलेट करना है, वो किसके बराबर होगा 16 डिवाइडेड बाय Na, और 1 अपॉन Na क्या होता है भैया mu, तो 16 mu आ जाएगा, राइट। mu की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि mu को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, mu की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, ठीक है। 1 अपॉन Na की वैल्यू तो लिखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं करा हुआ है, राइट। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी आपको ये दिया जाए भाई मोलर मास, मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल, एक मोल का जो मास होगा वो मोलर मास होगा। एटॉमिक मास मतलब एक मोल एटम का जो मास होगा वो एटॉमिक मास के बराबर आएगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं अपन, अब कोई आपसे बोले कि मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। जैसे आपके पास कोई गैस है, ऑक्सीजन है, 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन लेते हो, गैस है भाई, ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा भाई, मोलर वॉल्यूम। हमने अभी मोलर मास और मोलर वॉल्यूम की बात करी। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा, जो वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास होगा। मोलर वॉल्यूम क्या होगा, 1 मोल जो गैस होगी उसकी जो वॉल्यूम होगा भाई वो उसका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, राइट। अब जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हम उसे स्टडी करते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन बता रहा हूं, जैसे कंडीशन है एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, एंड एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। अब यहां पर टेम्परेचर की कुछ वैल्यू है, प्रेशर की कुछ वैल्यू है। यहां पर अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर 1 atm, ठीक है। अगर बार में बात करें तो 1 बार, और पास्कल में बात करें तो 10⁵ पास्कल। तो यहां पर एनटीपी एसटीपी पर प्रेशर हमने फिक्स कर दिया है, या तो हम 1 atm लेंगे या 1 बार लेंगे या 10⁵ पास्कल लेंगे। ये सब भाई एटीएम, बार और पास्कल ये सब किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहां पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस लेके रखा हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में होगा तो ये कितना होगा 273 केल्विन, या तो हम 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे, अगर केल्विन में बात करेंगे तो कितना टेम्परेचर भाई 273 केल्विन, राइट। यहां पर जब हम 1 मोल आइडियल गैस लेते हैं, 1 मोल आइडियल गैस लें और उसका जब हम वॉल्यूम मेजर्ड करते हैं एनटीपी पर या एसटीपी पर, एनटीपी पर या एसटीपी पर किसी 1 मोल आइडियल गैस का, याद रखना 1 मोल आइडियल गैस होनी चाहिए कितनी 1 मोल। जब उसका हम वॉल्यूम मेजर करते हैं तो वो वॉल्यूम निकल कर आता है 22.4 लीटर, राइट। जैसे कि आपके पास 1 मोल आइडियल गैस है, आपने उसे टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm पर मेजर किया तो कितना निकल कर आया उसका वॉल्यूम भाई 22.4 लीटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर जो एनटीपी है, एनटीपी की अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो उसका टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन एग्जैक्ट अगर बात करें, और एसटीपी पर बात करें तो ये जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई हमारे पास 273.16 केल्विन, और एनटीपी पर बात करेंगे तो ये जो टेम्परेचर है एनटीपी पर, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 273.15 केल्विन। इतना कोई नहीं पूछता है, अगर पूछ ले तो भाई जवाब दे सकते हैं। एनटीपी 273.15 केल्विन और एसटीपी 273.16 केल्विन, इतने का डिफरेंस आता है भाई, राइट। ये एनटीपी और एसटीपी कुछ कंडीशन है, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेसिक फॉर्मूले टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स।
बेसिक फॉर्मूले टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकें, राइट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना, जो अभी तक पढ़ लिया है वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। क्या क्या अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर या एटॉमिक वेट के बराबर कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें उसका 1 मोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 1 मोल एटम का जो मास होता है वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है, जो वेट होता है, वो उसके मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। ये सब जानते हैं अपन, उसको अप्लाई करते हैं, राइट। अप्लाई कुछ इस तरह से करेंगे। हम जानते हैं कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल या एटम कितना होता है भाई, उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर, राइट। इसे और लगा देता हूं, ज्यादा सही रहेगा भाई। मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट के बराबर उसका मास होता है, राइट। उल्टा ये सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर है तो उसमें 1 मोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। उल्टा किस तरह से सोचना है, हमने ये कहा कि अगर मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल या एटम किसके बराबर हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर। अब थोड़ा सा उल्टा सोचना है, उल्टा ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर है तो उसमें उसका 1 मोल मॉलिक्यूल या 1 मोल एटम प्रेजेंट होगा, राइट। अब यहां पर उल्टा थोड़ा सा सोचते हैं। उल्टा ये निकला कि अगर आप कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर लेते हैं, राइट, ग्राम्स में, तो वो कितना निकलने वाला है, वो 1 मोल निकलने वाला है भाई, ठीक है। और यहां से बेसिक मेथड लगाते हैं कि अगर हम कोई सब्सटेंस 1 ग्राम लेते हैं तो उसमें कितना मोल होगा भाई, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर, राइट। अगर हम कोई सब्सटेंस W ग्राम ले लेते हैं तो कितना मोल प्रेजेंट होगा, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट इनटू W ग्राम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस W ग्राम है, ठीक है, तो अगर मुझे उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला यहां से निकला। पहला फॉर्मूला ये निकला है कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा भाई वेट अपॉन, वेट किस में होना चाहिए, ग्राम्स में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, राइट, उससे डिवाइड करना है। तो पहला फॉर्मूला ये वेट के टर्म में। समझ आया किस तरह से निकला कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल और एटम कितना हो रहा था, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर रहा था। उसका उल्टा सोचा कि अगर मैं कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर लेता हूं तो उसमें उसका 1 मोल प्रेजेंट होगा। अगर मैं वही सब्सटेंस 1 ग्राम लेता हूं तो उसमें कितना मोल प्रेजेंट होगा, बेसिक मेथड है भाई, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट के बराबर होगा। अगर मैं कोई सब्सटेंस W ग्राम लेता हूं तो उसमें कितना मोल प्रेजेंट होगा, ये 1 का निकला है, W का निकालना है तो W से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया वेट की टर्म में, क्या हुआ है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। ये ध्यान रखना है, जो वेट है वो हमें ग्राम में लेना है, राइट। यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, राइट। जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो इसका दूसरा हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर वेट के टर्म में निकाला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालना है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल पार्टिकल होते हैं, अब ये पार्टिकल चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो,
तो उसमें उसका 1 मोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 1 मोल कोई पार्टिकल है तो उसमें Na पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, या फिर हम उल्टा बोल सकते हैं, अगर हमारे पास Na पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मतलब एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, तो उसमें उसका 1 मोल प्रेजेंट होगा। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ऐसा कुछ लिखें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। अब ये पार्टिकल बोला है भाई मैंने, ये पार्टिकल जो है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल तो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, जो कॉन्सिक्वेटिंग पार्टिकल हैं उन पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो मॉलिक्यूल होगा भाई, आयनिक होगा तो आयंस उसके पार्टिकल बना रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कोई सब्सटेंस 1 मोल लेते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे भाई? Na पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे भाई? Na पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। Na का बोले तो Na मतलब कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने पार्टिकल्स यहां पर प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, उल्टा सोचते हैं, उल्टा ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास Na पार्टिकल्स होते हैं, अगर मेरे पास Na पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें मेरा 1 मोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, Na पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसमें मेरा 1 मोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मेरे पास 1 पार्टिकल होता, 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल या 1 आयन होता, तो उसमें कितना मोल प्रेजेंट होता? बेसिक 1/Na मोल प्रेजेंट होता सर। ठीक है, 1/Na मोल्स हमारे पास प्रेजेंट होते। अगर मैं यहां पर n पार्टिकल लेता हूं कि मेरे पास n पार्टिकल्स हैं, तो कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 1/Na इंटू n। राइट, यहां से हमारा एक नया फॉर्मूला ड्राइव हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर मुझे मोल पर पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे नंबर ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स दैट इज Na पार्टिकल से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ नंबर ऑफ मोल्स का, कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। राइट, अब ये पार्टिकल चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, ये कोई मैटर नहीं कर रहा, कुछ भी हो, डिवाइड करना है Na से। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में ये रहा। राइट, पहला हमने वेट के टर्म में निकाला, दूसरा हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में निकाल रहे हैं। राइट, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और अभी तक अपन ने 2 के टर्म में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला फाइंड कर लिया है। पहला अपन ने पढ़ा था नंबर ऑफ वेट के टर्म में फाइंड करा था, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में करा है। ठीक है, थर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी। ठीक है, उसके टर्म में हम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम के बारे में अभी तक हमें क्या इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा देखते हैं। हमें यह पता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी या एसटीपी, राइट, उसका वॉल्यूम कितना होता था? 22.4 लीटर। ठीक है, उससे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमें यह पता है भाई कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी या एसटीपी कितना वॉल्यूम हो रहा था? 22.4 लीटर। 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम एट एनटीपी एसटीपी 22.4 लीटर के बराबर होता है। उसको उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, 22.4 लीटर हमारे पास अगर कोई गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है, तो उसमें 1 मोल प्रेजेंट होगा एट एनटीपी एसटीपी। समझ पा रहे हो? मैंने उल्टा पढ़ा है बस। ठीक है, हमें क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी एसटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर। राइट, इसको मैं उल्टा पढ़ रहा हूं कि अगर हमारे पास 22.4 लीटर आइडियल गैस है एट एनटीपी एसटीपी, तो उसमें उसका 1 मोल प्रेजेंट होगा। राइट, ऐसा लिख सकते हैं कि
22.4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी एसटीपी, उसमें कितना मोल प्रेजेंट होगा भाई? 1 मोल, राइट। इसको मैं लिखता हूं कि अगर हमारे पास 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस होता है भाई एट एनटीपी एसटीपी, तो वो कितना मोल बनाएगा? 1/22.4 मोल, राइट। अगर मेरे पास V लीटर आइडियल गैस होता है एनटीपी एसटीपी, तो वो कितना मोल बनाने वाला है? 1/22.4 मल्टीप्लाई बाय V, राइट। तो यहां से हमारे एक वॉल्यूम के टर्म में एक फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन ये गैस के लिए अप्लाई होगा वो भी किस पर, किस कंडीशन पर? एनटीपी या एसटीपी पर, उसके अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी, ये लीटर में है भाई, डिवाइडेड बाय 22.4, राइट। या फिर ml में कन्वर्ट करना है इसे, तो इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी ml में, तो इसे भी ml में लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 22400, राइट। ये ml में है, तो यहां से एक फॉर्मूला निकला है भाई हमारे पास। तो अभी तक नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। पहला वेट के टर्म में आया, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में आया, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एसटीपी के टर्म में आया, ठीक है। उन तीनों को कंप्रेस करते हैं भाई, एक साथ देखते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक अपन ने 3 टर्म में देखा है। तो जो मोरल ऑफ स्टोरी है भाई वो कुछ इस तरह से आई है कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो उसके मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला वेट के टर्म में है कि वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम हुआ तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में कुछ इस तरह से आएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अब ये पार्टिकल चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कोई मैटर नहीं कर रहा है, राइट। और वॉल्यूम ऑफ गैस, आइडियल गैस ज्यादा सही होगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एनटीपी एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये हमारे पास आया है, ठीक है। जो अभी तक बताया था आपको कि वेट का फॉर्मूला कहां से आया, पार्टिकल्स के टर्म में कैसे आया और वॉल्यूम के टर्म में कैसे आया, ये कुछ इस तरह से आया, राइट। तो हमसे कभी ये नहीं पूछने वाला कि वेट के टर्म में कहां से आया, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में कहां से आया, या वॉल्यूम के टर्म में कहां से आया। ये तो बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम हमारे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकें, उसके लिए अपन ने सीखा है, राइट। आगे जाके बस हमें ये याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि वेट के टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी के टर्म में। ये फॉर्मूला है भाई नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का, राइट। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो आज हमने बात कर ली है भाई सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे भाई। 11th की जर्नी है भाई, एकदम एंजॉय करते हुए चलना है अपन को, ठीक है। केमिस्ट्री बाबा जी से पढ़ रहे हो यार, तो मतलब बिल्कुल सही जाने वाली है। उसकी टेंशन तो छोड़ दो भाई, केमिस्ट्री की टेंशन छोड़ दो। बस आपको क्या करना है, जैसा बाबा जी कह रहे हैं वैसा करते जाना है। वैसा करोगे भाई तो बहुत आसानी से आपका 11th निकलने वाला है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।